गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो एपिसोड होगा हमारा वो होगा कल्चर पे। आप जानते हैं कि कल्चर से काफ़ी कुछ सवाल आते हैं और काफ़ी टेढ़े मेढ़े भी सवाल आते हैं। फिलहाल आज का जो एपिसोड होगा वो क्या है, उस पर हमने मात्र 25 सवाल ही रखे हैं इसीलिए। और हम उम्मीद करते हैं कि 50 मिनट्स पे आप लोग कवर अप करेंगे। एक एक डेढ़ मिनट आपको समय रहेगा और संस्कृति की सामान्य अवधारणाओं पर और प्लस क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म के कुछ प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है। तो आप लोग तैयार हैं? गेट रेडी और सही पूछिए। तो आप लोगों को आप लोग प्रश्न कैसे हैं, प्रश्नों पे जो विचार विमर्श है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं, टेलीग्राम लिंक में चर्चा कर सकते हैं, राइट। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की आज के सवालों का। तो आइए देखते हैं, पहला सवाल आपके सामने है। पहला जो सवाल है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कला एवं संस्कृति परस्पर पृथक और पूरक संबंध है। नैतिक मूल्यों एवं मानवीय संबंधों के व्यवहार को संस्कृति में शामिल किया जाता है। संस्कृति सामाजिक अंतःक्रियाओं और सामाजिक व्यवहारों के उत्प्रेरक प्रतिमानों का समुच्चय है। निम्नलिखित उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3, 1, 2 और 1, 2 और 3। सी ऊपर चला गया है, बी नीचे चला गया है। वो आप इसे बी मान लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर हमने क्या जवाब दिया। ये सेटिंग समस्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको एकदम ध्यान देंगे। ये बी ऑप्शन और ये सी ऑप्शन। और आपका समय शुरू है। हमने पूरे 1 मिनट देने का निर्णय लिया है आपको इस प्रश्न पे। घड़ी की सुई हमारे सामने है और आप लोग प्रीलिम्स के सेशन को देख लीजिए। कहीं भी भटकने और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग गुणवत्तापूर्ण अध्ययन यहाँ पे करेंगे और जो लोग कहीं पढ़े हुए हैं या हम ही से पढ़े हुए हैं उनको एक फ्रेश पैक आप कह सकते हैं कि फिर से रिवाइज करने के लिए 21-22 के सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लाएंगे। पेपर वाइज, सेक्शन वाइज सारे विकल्प उसमें उपलब्ध रहेंगे। तो फिलहाल इस बीच आपके 40 से 45 सेकंड हो गए और पहला सवाल आप अटेम्प्ट करिए। सभी लोग बताएं। आइए देखते हैं क्या आंसर सही होगा। कला एवं संस्कृति परस्पर पृथक और पूरक। एक्चुअली क्या है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन की बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वास्तव में इनका पूरक नहीं बल्कि ये इंटरनली रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, राइट। तो पहले स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, नैतिक मूल्यों एवं मानवीय संबंधों के व्यवहार को संस्कृति में शामिल किया जाता है, एकदम सही बात है। और संस्कृति सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं सामाजिक व्यवहारों के उत्प्रेरक प्रतिमानों का समुच्चय है, यह भी बात सही है। आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। निश्चित रूप से आप लोग गलत से शुरुआत किए होंगे, लेकिन चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि पूरक और पृथक। पृथक तो है लेकिन पूरक नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। क्योंकि अगर एक चीज दूसरे की पूरक है इसका मतलब है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती है ना। जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक सार्वकालिक समुच्चय है, आपका यूनियन है, और उसमें से आप कोई सेट निकालते हैं तो बाकी जो बचता है वो पूरक कहलाता है ना। जरा समझाने का प्रयास करें। हमको लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, समझिए जरा इसको। वैसे भी आप लोग सी सेट के कुछ क्लासेज आपको दी जा रही हैं और सर से मैंने आज ही बोला है कि पुराने सी सेट के प्रश्नों को थोड़ा सा हल करा दें, जिससे कि कम से कम वो प्रश्न अगर रिपीट हों या उस प्रकार के प्रश्न हों तो आप लोग उसे ज़रूर कर ले जाएं।
तो जो यूनियन का कॉन्सेप्ट है और पूरक का कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे मान लीजिए कोई सेट ये ए है, तो इसका पूरक ए डैश वो होता है जब हम लोग u माइनस ए निकाल लेते हैं तो ए डैश होता है, राइट। और बाद में हम लोग एक फार्मूला ये बताते हैं कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो फिर से यूनियन मिल जाता है। तो वास्तव में संस्कृति और सभ्यता का संबंध इस तरह का नहीं होता है कि संस्कृति एकदम अलग, सभ्यता अलग। दोनों अलग तो होते हैं लेकिन एकदम अलग नहीं होते हैं। तो पूरक का मतलब ये हुआ है ना। तो हिंदी से कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए पहले स्टेटमेंट पे हमने आपको इतनी व्याख्या कर दिया। अगर पूरक की जगह पे अंतर संबंधित लिख दिया जाए तो ये बात सही हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। संस्कृति मानव के समष्टिवादी दृष्टिकोण की अभिव्यंजना है। आप लोग सोच रहे होंगे सर सारा गुस्सा आज ही निकाले हैं क्या? तो नहीं, निश्चित रूप से वैचारिक है और शब्द थोड़े से यूपीएससी में बहुत बार हिंदी मीडियम में जो रूपांतरण होता है वैसे भी वो काफ़ी क्लिष्ट होता है। हालांकि ये दोनों सवाल आए नहीं हुए हैं, हमने आपको वैसे ही बनाए हुए हैं कि संस्कृति मानव के समष्टिवादी दृष्टिकोण की अभिव्यंजना है। कारण संस्कृति का निर्माण अभ्यंतर कालक्रम की प्रदुर्भूत एवं संचित परंपरागत विचारों तथा तत्संबंध मूल्यों द्वारा होता है ना। हम जानते हैं कि इस प्रश्न को समझने में ही आपको 1 मिनट लगेगा। तो फिलहाल 1 मिनट का समय आपका शुरू होता है और फिर आप विकल्प बताएंगे क्या होगा। और हम आपको बार बार बता रहे थे कि अपने इस प्लेटफॉर्म से हिस्ट्री ऑप्शनल और सोशियोलॉजी ऑप्शनल तो चल ही रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ आपको बताऊं सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये 3 ऑप्शनल आपके पास रहेंगे। और चौथा ऑप्शनल हिंदी के लिए भी प्रयासरत हूं, लेकिन अभी टाइम लगेगा। बहुत जल्दी ये तीनों ऑप्शनल आपके साथ विकल्प में रहेंगे, राइट। आप सभी लोग इस कार्यक्रम से अधिक लोगों को जोड़िए, देखिए, मूल्यांकन करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का प्रयास करिए। जो लोग 2021 को टारगेट किए हुए हैं तो आइए देखिए, टाइम आपका समाप्त हुआ, देखते हैं क्या है। संस्कृति मानव के समष्टिवादी दृष्टिकोण की अभिव्यंजना है। जाहिर सी बात है, व्यक्तिवादी नहीं होती है, समष्टिवादी होती है कि आपने जो इस पे जो एक समाज यूनाइटेडली सोचता है वो संस्कृति का, वही संस्कृति में का एक प्रमुख अभिलक्षण बनता है वहां पे। दूसरा, संस्कृति का निर्माण अभ्यंतर कालभाव कालक्रम की प्रादुर्भूत एवं संचित परंपरागत विचारों, यानी पीढ़ी दर अभ्यंतर कालक्रम का मतलब हुआ कि किसी सोसाइटी में, किसी समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचित भाव होते हैं उनसे तथा तत्संबंध मूल्यों द्वारा होता है। निश्चित रूप से ऐसे होता है ना। अब आपको बताऊं कि कथन और कारण दोनों सही है। अब सवाल इस बात का है कि कारण कथन के व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो आप एकदम हार्ड लाइनर ना बन जाइए कि सर वर्तमान से भी संस्कृति बनती है ना, केवल अतीत से नहीं बनती है। तो अतीत उस चूंकि समुच्चय की बात कहा रहा है कि सारे संचित परंपरागत विचारों के द्वारा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये प्रोसेस भी सही है। कथन और कारण व्याख्या करता है, दोनों कथन की व्याख्या करता है। ऑप्शन हुआ क्वेश्चन नंबर 2A। ऐसे लिखा करिए आप लोग भी। कोई दिक्कत हो तो हम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइव चैट में तुरंत एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं होता है। मान लीजिए किसी पे 2-4 लाइन लिखनी हो और तब तक वो वीडियो ही पॉज हो जाता है, आप नेक्स्ट सवाल की तरफ भी चले जाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करें, और अगर कहीं कोई समस्या है तो निश्चित रूप से ये सवाल आप लोग सही करने में सफल रहे होंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय संस्कृति में समन्वय की प्रक्रिया विद्यमान है। आध्यात्मिकता तथा भौतिकता का समन्वय भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। भारतीय संस्कृति को रोम तथा यूनानी संस्कृति के समकालीन माना जाता है और भारतीय संस्कृति की सहिष्णु प्रकृति ने उसे दीर्घायु एवं अस्थायित्व प्रदान किया है। बहुत बढ़िया सवाल है। और कॉम्परेटिवली
पहले 2 सवालों की अपेक्षा ये आसान भी माना जाएगा। तो इसे आप 40 सेकंड में लगाने का प्रयास करें। मैं साइड में स्पेशली इसीलिए हूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को देखें और सही आंसर बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही आंसर लगाए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे, स्किप नहीं करे होंगे। तो स्किप ठीक है, आप एग्ज़ाम में स्किप करिए जब सारे विकल्प नहीं आते हैं, लेकिन जब यहाँ रहें तो प्रयास ये करिए कि स्किप कम से कम करना पड़े, है ना? तो आइए देखते हैं, भारतीय संस्कृति में समन्वय की प्रक्रिया विद्यमान है 100%। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता तो यही मानी जाती है, आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय है, एकदम सही बात है। भारतीय संस्कृति को रोम तथा यूनानी संस्कृति के समकालीन माना जाता है, नहीं, भारतीय संस्कृति इससे भी पुरानी है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। और भारतीय संस्कृति की सहिष्णु प्रकृति ने उसे दीर्घायु एवं अस्थायित्व प्रदान किया है। निश्चित रूप से सहिष्णु प्रकृति रही है, लोगों के साथ मिलजुल करके रही है, तो इसी वजह से जो है इसकी जो अक्षुण्णता है या जो इसकी निरंतरता है वो आज तक बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का सी हो जाएगा, राइट। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन का 3 सी लगाया वो निश्चित रूप से सही संस्कृति की अवधारणा से परिचित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संस्कृति मनुष्य के विभिन्न क्षेत्र में श्रेष्ठ साधनाओं एवं सम्यक चेष्टाओं की समष्टिगत अभिव्यक्ति है। संस्कृति का अर्थ मानव का आंतरिक विकास है। प्रतिमानों का परिवर्तन संस्कृति का अवकरणीय होता है और सांस्कृतिक मापदंड और स्थिरता की ओर उन्मुख होते हैं। ये तो आप लगा सकते हैं आसानी से, कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो निश्चित रूप से पहला ही स्टेटमेंट आप देख रहे हैं वो सही है। हमने पहले ही बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में जितनी साधनाएं हैं, जो सम्यक चेष्टाएं हैं, उन्हीं की अभिव्यक्ति क्या है? संस्कृति है। तो चौथे का ए सही है। बाकी जो है आंतरिक विकास नहीं, ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। प्रतिमानों का परिवर्तन संस्कृति का अवकरण होता है, ऐसा नहीं है कि अगर परिवर्तन हो रहा है तो डिग्रेडेशन ही होगा, ऐसा नहीं होगा। सांस्कृतिक मापदंड अस्थिरता की ओर उन्मुख होते हैं, ये भी नहीं सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर से क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 7 सवाल है, हमने कल्चर पे रखा है कि आप लोगों के कल्चर शब्द, संस्कृति शब्द के प्रति आपका कितना इंटरेक्शन है, कितना आपने पढ़ रखा है, उस पे हमने जांचने के लिए आपसे 7 सवाल रखे हैं। सातों के पॉइंट्स को उठा करके देख लीजिए तो निश्चित रूप से 8वां कोई भी सवाल बनेगा अवधारणात्मक, तो आप कर सकते हैं। तो 5वें प्रश्न पर विचार करिए। संस्कृति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा अर्जित की जाती है। सामाजिक व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निगमित होते हैं। संस्कृति का अस्तित्व निगमन की निरंतरता पर निर्भर होता है। कौन से कथन सत्य हैं? आपके सामने वो सारे विकल्प रखे हुए हैं और आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, क्योंकि बड़े सवाल हैं और चूंकि किसी एक टॉपिक से नहीं है, व्यापक अवधारणा पे हैं, तो समय आपको लगेगा दिमाग स्थिर करने में। लेकिन आप लोग ईमानदारी से स्कोर जरूर बताया करें। और अगर YouTube पे बताने में आपको थोड़ी बहुत भी शर्म आ रही हो तो एकदम शर्म आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना, नाम सहित, क्योंकि भाई कौन व्हाट्सएप कर रहा है वो तो पता नहीं चलता। तो आप ज़रूर जब आप इस पे व्हाट्सएप करें तो आप चैप्टर का नाम लिखें कि किस टॉपिक पे लिखा था और कितने राइट सवाल हैं और कितने रॉन्ग सवाल हैं, तो हम आपको इस पे बताएंगे भी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए आपको, राइट। तो 1 मिनट का समय हो गया, ये नंबर है। दूसरा एक है 8081, रहते हैं नंबर सारे 444560, है ना। वैसे तो आप लोग विपेश सर को भी भेज देते हैं 8005 वाला नंबर, तो भी हमारे पास चला आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे रिलेटेड रहता है उनके प्रश्न कभी कभी हमारे सामने आ जाते हैं तो मैं उनको कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ।
और अगर मेरे पास आते हैं तो मैं मतलब अगर मेरे से संबंधित है तो मैं कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं क्या क्या सही है। संस्कृति सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। निश्चित रूप से सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है? सामाजिकरण की प्रक्रिया ये होती है कि जब आप उन सामाजिक मूल्यों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, एक निरंतर प्रक्रिया है ये। सामाजिक व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निगमित होते हैं। संस्कृति का अस्तित्व निगमन की निरंतरता पर निर्भर करता है, कॉन्टिन्यूटी पे रहता है, ये भी सही है। यानी स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा? 5 का डी। जिस लोगों ने 5D लगाया वो निश्चित रूप से सही लगाए हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सभ्यता और संस्कृति पारस्परिक संबंधों पर विचार करें। सभ्यता एवं संस्कृति के पारस्परिक संबंधों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट हैं, थोड़े से सेटिंग में ऊपर नीचे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। सभ्यता संस्कृति एक दूसरे से भिन्न है। सभ्यता और संस्कृति अंतर संबंधित अवधारणा है। संस्कृति सभ्यता से अधिक व्यापक अवधारणा है। और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव सभ्यता की प्रगति की दिशा और संख्या पर पड़ता है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? और वास्तव में आप अगर कहोगे तो मैं इस पे 1.5 मिनट का समय आपको दूंगा, लेकिन फिर भी आप गलत करोगे मुझे लगता है। तो कूल माइंड से, प्रेशर में ना आइए, और अगले 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं। कल्चर पे आप उस 1 मिनट के सवाल को लगाइए जरा। तो अब भी यहाँ फंसने की पूरी आशंका मुझे नजर आ रही है। तो फिलहाल आइए, आपको 1 मिनट से अधिक समय दे रहा हूं, इस उम्मीद में कि शायद सही आप इन प्रश्नों को कर ले जाएं। अच्छे सवाल हैं। तो आओ देखते हैं। लगभग 1.25 मिनट का समय हो गया। लेट्स सी। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से भिन्न है, मैंने बताया है ना, अवधारणा के स्तर पर। सभ्यता और संस्कृति भिन्न होने के बावजूद भी अंतर संबद्ध अवधारणा है, ये भी सही है। 1 और 2 तो सही है। यानी आप देखिए अभी 3 विकल्प पे आपको है, 1 2 3 है, 1 2 4 है, ये सभी है। और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव सभ्यता की प्रगति की तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, संस्कृति सभ्यता से अधिक व्यापक अवधारणा है। इसको आप क्रॉस करेंगे, है ना? 3 नहीं होगा। और चौथा जो होगा वो 100% सही है कि सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभाव सभ्यता की प्रगति पर पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सभ्यता की जो अवधारणा है वो अपेक्षाकृत थोड़ी सी बड़ी है, राइट? और अगर ये आप जानते हैं तो आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 4। है कोई विकल्प? बी और सी में हमने हमेशा कंफ्यूज किया है आपको, यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स में है। तो फिलहाल हमने इसी क्रम को माना है, तो आप इसे मानिएगा 1 2 एंड 4, राइट? 6 का सी वर्तमान जो है, ठीक है। और अगर आपको ज़रूरत होगी तो बताइएगा, आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा इस पे। तो हम लोग इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, ज़रा समझिए। यहाँ पे 1 मिनट और आपको रोक रहा हूँ। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए जिसको इसका PDF चाहिए, क्योंकि अगर सबके लिए उपलब्ध करा दिया जाए तो केवल इधर से उधर मूव करेगा। जबकि मैं देखता हूँ मुश्किल से 15-20 लोग ही ऐसे हैं जो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो जिन्हें भी आवश्यक होगा वो इसे हमसे व्हाट्सएप पे मंगा लेंगे, क्योंकि ये सारे सवाल आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। तो आप रखे रहेंगे तो काम रहेगा, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभ्यता की नवीनतम उपलब्धियां संस्कृति के विविध पक्षों को प्रभावित करती हैं। सभ्यता एवं संस्कृति का समन्वय अनवरत रूप से चलता रहता है। सांस्कृतिक मानदंड प्रथाओं के सामान्यकृत और सुसंगठित समवाय के रूप में स्थिरता के ओर उन्मुख होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि सर आपने जो भी सवाल अब तक हम बताया है 1 से 6,
उसमें सबका समन्वय दे दिया है। तो ये अगर उन सारे सवालों पे अगर आप लोगों का दिमाग कुछ काम किया होगा तो आप इसे ज़रूर लगा लेंगे। फिर भी हम आपको 45 सेकंड इस सवाल पे भी देते हैं और आप बताएं कि क्या होगा। टाइम मैं देख रहा हूं यहाँ पे, और वास्तव में इसकी प्रकृति की वजह से आज सवाल हमने 25 किया, नहीं तो पहले सोचा था कि 40 कर दूंगा। तो आइए देखते हैं। निश्चित रूप से सभ्यता की नवीनतम उपलब्धियां संस्कृति के विविध पक्षों को प्रभावित करेंगी ही करेंगे, 100% बात है। सभ्यता और संस्कृति का समन्वय चलता रहता है, इंटरलिंक है, तो जाहिर सी बात है समन्वय होगा। और सांस्कृतिक मानदंड प्रथाओं के सामान्यकृत और सुसंगठित समवाय के रूप में स्थिरता की ओर उन्मुख होगा, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 7 का डी ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब आप लोग कहे होंगे कि हाँ सर, अब आसानी से हम कर सकते हैं। आइए महात्मा बुद्ध के उपदेशों के संदर्भ में विचार करें कि वर्तमान के निर्णय भूतकाल के कार्यों से मुक्त होते हैं, व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है और ईश्वर के संबंध में उनके विचार अस्पष्ट हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य है? थोड़ा सा हट के जोर का झटका लगा होगा आप लोगों को इस सवाल पे भी, और पूरी आशंका है कि आप लोग गलत कर दें। आइए बात करते हैं। वास्तव में वो भूतकाल के कार्यों से मुक्त होते हैं, वो इस बात को मानते हैं, है ना? भूत कार्यों से मुक्त होते हैं, राइट? श्योर? व्यक्ति नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी, ये नहीं मानते। भूतकाल के कार्यों से मुक्त नहीं होते हैं। व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, ये एकदम सही है। कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। जातक ग्रथाएं अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा उससे। और ईश्वर के संबंध में उनके विचार अस्पष्ट हैं, ये भी बात सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, 2 और 3, 8 का सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 आपके ठीक सामने है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किन मतों को लेकर के समानता है? कर्म पे, पुनर्जन्म पे, मोक्ष पे, जातिवाद पे? तो किन किन चीजों पर है? कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म, जातिवाद। भटकने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। हिंट आपको दे दे रहा हूं, मोक्ष को आप निर्वाण भी मान सकते हैं। और ऐसे सवाल जब आपको एग्जैक्टली ना पता हो तो आइए देखते हैं। कर्म के सिद्धांत को तो सभी मानते हैं, यानी एक तो सही होगा। अब आप देखिए एक किस में है, हम एलिमिनेशन में भी आपको बताता हूं। तो देखिए, यानी ये बी ऑप्शन तो कतई नहीं होगा। अब रही बात ये कि मोक्ष की अवधारणा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो मोक्ष यानी निर्वाण मानते ही मानते हैं, यानी 1 और 3 किस में है? यहाँ भी नहीं मिलेगा आपको, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ भी 3 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 3 आपने गलत कर दिया, तो आप ये ऑप्शन लगाएंगे 9 का डी, और इस तरीके को आप लोग स्पेशली देख लेंगे। वैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे हमने बहुत बेहतरीन जैन धर्म पे एक एपिसोड दिया रखा है। जो लोग नए जुड़े हुए हों, जैनिज्म पे 1-1.5 घंटे का सवाल हमने 1-1.5 घंटे का एपिसोड अपलोड किया हुआ है। बुद्धिज्म पे भी हमको लगता है कि 2-3 भागों में है, 3-4 घंटे की क्लास उपलब्ध है आपको, पब्लिकली है वो। तो आप सभी लोग देख लेंगे तो जैनिज्म और बौद्धिज्म पे सवालों को आराम से कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको कई बार बताया कि आप कम जान के भी सवालों को सही कर लेते हैं, और ये जिसका गलत है वो बहुत गलत है, उसे सही कर लेना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कि कौन सा कथन असत्य है?
बुद्ध ने सर्वाधिक धर्म प्रचार कौशल राज्य में किया। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध संघ में प्रवेश को अनुशावक कहा जाता था और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके भस्म एवं अवशेष 8 भागों में विभक्त हुए। तो ये थोड़ा तथ्य और अवधारणा मिला करके है, तो मुझे लगता है कि आसान सा सवाल है, आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। तो फटाफट आंसर दीजिए, 30-35 सेकंड आपके पास हैं। हमने जो सवाल आपसे पूछा भी है वो जो टोन है थोड़ा सा बदल दिया है। तो शुरुआत करें, आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, असत्य पूछ रहा है ना, तो सत्य देखना है, डायरेक्ट एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक धर्म प्रचार कौशल राज्य में किया, सही है, श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली महाप्रजापति गौतमी थी, ये तो अच्छी तरह से पता है। बौद्ध संघ में प्रवेश को अनुशावक नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था, श्रामक, श्रमक कहा जाता था। और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके भस्म 8 भागों में विभक्त हुए, एकदम सही बात है, यानी आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का सी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। बौद्ध धर्म के 10 शील एवं जैन धर्म के पंच महाव्रत के संदर्भ में विचार करें। डेफिनेटली नए सवाल हैं ये सब, मैंने जानबूझ करके थोड़े कठिन रखे हैं। तो आप लोगों को बताना है कि अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, बौद्ध धर्म 10 शील की बात करता है जिसको आप लोग अमूमन नहीं पढ़ते हैं, और पंच महाव्रत आप जानते ही हैं। तो इनमें कौन कौन दोनों में सम्मिलित हैं, यानी बौद्ध धर्म के 10 महाशीलों में और इसमें। 40 सेकंड आपको देता हूं एक बार विचार करने के लिए, 50 सेकंड ले लीजिए। लेकिन अगर आप बौद्ध धर्म के 10 शीलों पर ध्यान नहीं दिए होंगे तो निश्चित रूप से सवाल को गलत करेंगे। वास्तव में जब आप देखेंगे तो ये चारों बातें, देखिए, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, ये जैन धर्म के पंच महाव्रत में है ही हैं, और ये बौद्ध धर्म के 10 शील में भी हैं। शील मतलब आचरण, क्या आचरण करना चाहिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4, 11 का डी। बुद्धिस्ट फिलॉसफी पे है, थोड़ा सा अलग सा सवाल है। अगले सवाल पे आइए, निम्नलिखित में से 12 कौन सा कथन असत्य है। महायान के शाखा के अंतर्गत शून्यवाद और विज्ञानवाद आते हैं। हीनयान के अंतर्गत वैभाषिक एवं सौत्रांत्रिक मत आते हैं। वज्रयान में तांत्रिक तत्वों का समावेश है, और विज्ञानवाद के प्रवर्तक नागार्जुन ने किया था। अब आप कहेंगे कि सर आप एकदम फिलॉसफी का सवाल बनाए हैं, लेकिन आपको बता दूं, कल्चर का मतलब ही होता है आइडियोलॉजी, है ना, लिटरेचर, साहित्य, कला, आर्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस फिलॉसफी। तो हमने एकदम टू द पॉइंट ही बताया है। आइए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। फेमस कथन है, आसान सा आप लोग कर लिए होंगे, 12 का डी। विज्ञानवाद के जो प्रवर्तक थे वो नागार्जुन नहीं थे, तो शून्यवाद के थे, है ना। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल में आते हैं 13 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में धर्म को एक ऐसी जीवन पद्धति के रूप में विचार किया गया है जिसमें कर्तव्य पालन का सर्वाधिक महत्व है। पाश्चात्य संदर्भ में धर्म के आवश्यक तत्व के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया जाता है, जबकि भारतीय संदर्भ में आवश्यक नहीं कि धर्म के साथ ईश्वर के भी अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। और भारत में धर्म की अवधारणा पाश्चात्य अवधारणा से मिलती है। कठिन सा सवाल है थोड़ा सा, 40-45 सेकंड आपके पास है, बताएं क्या सही होगा। कौन कौन से कथन सही हैं। कोई बात नहीं, आज स्कोर थोड़ा सा टाइट ही रहेगा आप लोगों का।
तो देखते हैं, भारत में धर्म की एक ऐसी जीवन पद्धति के रूप में है जिसमें कर्तव्य पालन का सर्वाधिक महत्व है। आप ऋत की अवधारणा से उठा करके देख लीजिए, तब भी समझ पाएंगे। पाश्चात्य संदर्भ में धर्म का मतलब ईश्वर है, जबकि भारतीय संदर्भ में वो भी शामिल हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। सांख्य को ले लीजिए, नास्तिकों को लिख लीजिए, वो सब धर्म के अंदर ही हम लोग मानते हैं। और भारत में धर्म की अवधारणा पाश्चात्य अवधारणा से मिलती है तो 100% गलत है। अब देखो, जो इसको हल करता, अब मान लो जो कि आपको इतना ज्ञान नहीं है, तो पहला तो ये तो पता होगा कि भारत में धर्म की अवधारणा पाश्चात्य धर्म की अवधारणा से मिलती है, ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, है ना। और निश्चित रूप से अब कुल मिलाकर के 2 पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर भी आसान है सवाल, यूपीएससी के सवाल इसी प्रकार के आते हैं कि जिसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन विधि लगाया जाए, थोड़ा तर्क लिया जाए, थोड़ा रिस्क लिया जाए, थोड़ी अवधारणाओं से आप परिचित हों तो आप लगा सकते हैं। तो क्या आंसर आया? आंसर इसका आया बी, क्वेश्चन नंबर 13 का बी। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। ये सवाल तो शायद आया हुआ है, कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। और ये आंसर है आपका तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, 14 का ए। अब जो लोग सामान्यतः बिब्लियोग्राफी, कल यूरोपीय कंपनियों के आगमन वाला एपिसोड देखे होंगे तो उनको लगा होगा कि सर ये तो तथ्यात्मक है ज़्यादा। आज का एपिसोड जो लोग देखे होंगे तो भागने का प्रयास करेंगे कि साहब ऐसे सवाल हम नहीं टेकअप करेंगे। लेकिन आपको बताऊं, हिंदी माध्यम में एक समस्या यह भी है कि वो चुनौती कितनी बड़ी है, चुनौती का जो मूल्यांकन वो करते हैं वो तार्किक दृष्टिकोण से नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारी बातें, बहुत संक्षेप में बातें की थी, और देखिए फिर भी कोई तैयार नहीं है इस बात पे चर्चा करने के लिए कि हिंदी माध्यम, बल्कि हमारे फेसबुक पोस्ट से एक व्यक्ति ने लिखा कि मतलब बहुत ही उत्साही युवक होगा, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, है ना, और उत्साह बनाए रखे। कि नहीं सर, जिसको जो तैयारी करता है वही सफल होता है, बाकी सब असफल होते हैं। कौन, हमने सोशल मीडिया पे चर्चा करना उचित नहीं समझा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं न कहीं चुनौतियों से आंख मूंद लेते भी लोग चुनौतियों का सही मूल्यांकन भी नहीं करते हैं, है ना। आपको बताऊं कि एक स्टूडेंट थे हमारे, और हालांकि सेलेक्टेड हैं, तो उन्होंने कहा कि सर कभी कभी क्या होता है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 50 पेज पढ़ना है, 60 पेज पढ़ना है, और अगर कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पन्ना ही पलट देते थे, लेकिन 60 पेज जरूर पकड़ते थे। हालांकि ये हो सकता है कि जिस चीज़ को वो समझे नहीं वहीं से सवाल बन गया, लेकिन फिलहाल सेलेक्टेड हैं तो आप कह सकते हैं कि सर सब कुछ सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, चुनौतियों को समझिए। अगर कहीं कोई चीज़ नहीं आती है तब तो आपको वहाँ और समझने की ज़रूरत है कि हम क्या पढ़ें। जाहिर सी बात है, आज के जितने भी हमने आपको सवाल बताए उसमें से कम 60% सवाल ऐसे होंगे जो आपके किसी स्रोत में डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। तो उस पे संस्कृति के प्रति आपकी कितनी अवधारणा क्लियर है, इस पे डिपेंडेंट रहेगा। तो आइए देखते हैं, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता वो अलग चीज़ है, ये भारतीय यौगिक परंपराओं में है, ये बौद्ध परंपरा में नहीं है। और वैसे भी समझो, जब पूर्णतः अस्तित्वहीनता की बात करेगी तो आप ये जानते हो ना, बौद्ध धर्म में कहीं भी अतिवाद नहीं है। तो जब पूर्णतः अस्तित्वहीनता का मतलब हो गया क्या, अस्तित्वहीन की बात है। परमानंद एवं विश्राम, ये योग और साधना की स्थिति है। धारणातीत मानसिक अवस्था भी नहीं है, यानी कुल मिलाकर के तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। और वैसे आप जानते होंगे, जब
पहले ही बौद्ध धर्म की शिक्षा हम आपको बताते हैं तो बताते हैं कि सब्बम दुखम, बुद्ध बोलते हैं कि सब्बम दुखम, हर जगह दुख ही दुख है, और वही बोलते हैं कि इस दुख का कारण तृष्णा है। तो इस तृष्णा रूपी अग्नि का अगर आप शमन कर देते हैं तो जाहिर सी बात है निर्वाण की अवधारणा आप पा जाएंगे। पहले ही शिक्षा से यह सवाल बना हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो आज थकाने के ही मूड में हैं, लेकिन सवाल आसान है अगर आप इसको देखें और जानें। इसी स्तर पे अल्टीमेटली आना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, ये हमारी गलती है। लेकिन होना क्या चाहिए, रियल अगर वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहिए, हमें बहुत बड़ी भीड़ नहीं दिखानी है कि हमारे पास 20 मिलियन का फैमिली है, हम तो भाई इतना प्रेशर की कभी सोचते भी नहीं हैं। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। आप लोग मूल्यांकन भले करते होंगे, थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ, लेकिन हमारा कहने का मतलब कि हमारे पास मात्र 100 स्टूडेंट हों, लेकिन वो सब कुछ सारे विकल्प बंद करके आएँ। पहले स्टेप में एनसीईआरटी पढ़ डालें, हम उनको पढ़ाएं। उसके बाद दूसरे स्टेप में अवधारणाएं एडवांस स्टडी करें, और इसी समय जब वो बेस क्लियर हो जाए तो जिस टॉपिक पे अध्ययन करें, शाम को उनको 2 भागों में प्रैक्टिस कराई जाए। एक तो उसी टॉपिक पे एमसीक्यू कराया जाए और उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराया जाए। आप कह सकते हैं कि सर इस विधि से अगर आप जाएंगे तो ये हो सकता है कि जो सिलेबस आपका दिख रहा हो वो 1 साल की जगह पे 1.5 साल में पूरा हो, लेकिन जब पूरा होगा तो आप भी फौलाद बनेंगे, सिलेक्शन के लिए रहेंगे। और तीसरे चरण पे तो बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कराई जाए, और यही आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा ड्रीम है, और वास्तव में इसी ड्रीम के साथ हमने शौर्य एकेडमी को रखा है। मेरा बस चले तो 20-25 लोगों को का एक समूह बनाऊं और अपने टेस्ट लेकर के बनाऊं, और वो हमारे ही सामने उठें, हमारे ही सामने रहें, हमारे सामने ही पढ़ें, हमारी दिनचर्या के हिसाब से पढ़ें। ड्रीम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे पूरा ही कर पाऊँ, लेकिन ड्रीम जरूर है, और फिर बताऊं कि हाँ वास्तव में सही दिशा निर्देशन का क्या परिणाम होता है, राइट। तो खैर हम प्रयास करते रहेंगे कि उस ड्रीम को हम लोग करें, और आप लोगों से आप लोग भी उस ड्रीम को पूरा करिए, राइट। आपका चयन ही हमारे लिए सबसे अच्छी गुरुदक्षिणा है। तो शायद हमने पहले सवाल को डिस्कस नहीं किया। जी हाँ, आइए देखते हैं कि गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों जैसी दिखती हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में भारतीय एवं यूनानी संस्कृतियों के परस्पर संपर्क में आने का प्रभाव कला के रूपों पर पड़ा, बताएं। आसान सवाल है, शायद हमने अपनी व्यक्तिगत बातें कर ली ज़्यादा, लेकिन आइए सवाल को देखते हैं। आसान सा सवाल है, आपके सामने सवाल ही था, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और वास्तव में पश्चिमी संपर्क के कारण ही ऐसा हुआ था, इसलिए इसकी व्याख्या सही है ना। आपको एक बात बता दूं कि आप कहीं प्रबंधन में कमियां हमसे देख सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता के स्तर पे तो आप सवाल ही नहीं है कि हम उस पर कोई समझौता कर सकें। आइए अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि संस्कृति किसी समाज अथवा किन्हीं सामाजिक समूहों के हित में किए जाने वाले कार्य, व्यवहार और प्रवृत्ति से उपलक्षित की जाती है। उपलक्षित की जाती है मतलब ये नहीं है कि 100% है ही। तो स्टेटमेंट चलिए आप सोचिएगा सही है नहीं है। संस्कृति से तात्पर्य जीवन स्तर, निवास, वेशभूषा के भौतिक अनुशीलन से है, बताएं। संस्कृति से जो तात्पर्य है वो क्या है? वेशभूषा के भौतिक अनुशीलन से है। अब आइए देखते हैं, पक्का है कार्य और व्यवहार और प्रकृति से उपलक्षित की जाती है, और जब भौतिक स्तर की बात होती है तो वो सभ्यता होती है, इसलिए कथन सही है, कारण गलत है। आंसर हो जाएगा इसका सी, 17C ऑप्शन। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्तूप के प्रवेश द्वार का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। 30 सेकंड में इसका आंसर आप दीजिए, बहुत ही आसान है। ओनली 30 सेकंड।
30 सेकंड आपको दिया जाएगा। कुछ सवाल ऐसे रहते हैं कि देखते ही हल कर दिया जाए। चलें, देखा जाए तो वास्तव में ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इसका कोई इंटरलिंकिंग नहीं है। दोनों कथन हैं, दोनों सही है और व्याख्या नहीं करता है। 17th का बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के धार्मिक इतिहास में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करता है। ठीक है, वही बात है, स्वयं के निर्माण की प्राप्ति की विलंबित करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आधे स्टेटमेंट से भी काम चल जाएगा। तो कौन सही है, फिर आपको 1 मिनट देता हूं। बहुत प्रेम से समझिए, ऐसे सवाल बहुत आसान से सवाल हैं, लेकिन आप लोग गलत करोगे, मुझे पता है, क्योंकि इस नेचर और इस प्रकृति पे आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए गलत करोगे ही करोगे। तो आ जाएं, बताएं। चलो, और बेटा बार बार इस बात को कहता हूं कि आप लोग सिर्फ एक विकल्प सही वाला ना देखिएगा, चारों विकल्प देखिएगा। तो बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की संकल्पना है, नहीं, ये क्या है, महायान संप्रदाय की संकल्पना है। और देखो, ये सबसे आसान कड़ी थी और इसी की सहायता से आप कर सकते हैं। महायान शाखा, यानी एक गलत है तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। दो विकल्पों में देखते हैं। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, 100% सही है। और बोधिसत्व की अवधारणा ही यही है कि वो अपना निर्माण रोक देगा, लेकिन दूसरों को बोधिसत्व प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। सी, ये भी सही है। अब देखो, यहाँ पर हम फिर इसको बी कर दे रहे हैं और इसको सी कर दे रहे हैं, तो आंसर आप समझिएगा 18th का हम आंसर बता देते हैं। आपका क्या सही हो गया, 2 और 3, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। अगले सवाल पे आते हैं, 19वां सवाल। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य गुफा के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि विहार गुफा पर अच्छी कक्ष होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता। तो 30 सेकंड आपके पास है। आसान सा सवाल है और ये सवाल आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। आज का सवाल, आज का प्रश्न कैसा लगा, कितना आप हमसे गुस्सा हुए, उस गुस्से का इजहार जरूर करिएगा। और फिर बाद में धीरे से हमको स्कोर भी व्हाट्सएप करिएगा कि सर आज इतना ही रहा, है ना। तो राइट, आगे चलें और एक बार फिर बताएं, जिनके प्रश्न अधिक गलत हुए हैं उनको बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अवधारणाओं को एक बार फिर से देखना चाहिए। बहुत विस्तृत चर्चा किया है, कल आप लोग देखिएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल आइए देखते हैं, बी ऑप्शन सही है कि चैत्य पूजा स्थल होता है और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है ना। और वैसे भी बिहार तो सभी लोग जानते हैं यार, बौद्ध भिक्षुओं का स्थान है और एक ही विकल्प है, आधा आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भगवान बुद्ध की छवि को कभी कभी भूमि स्पर्श मुद्रा, वो टाइपिंग मिस्टेक है, डोंट माइंड इट, नामक हाथों के इशारे से दिखाया जाता है। यह प्रतीक है किसका? जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ाया है तो पूरा चित्र दे करके आपको एक एक बारे में बताया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि बुद्ध ने धरती पर धरती पर मार नामक राक्षस से मारा नहीं है। मार को अपने ध्यान को परेशान करने से रोकने के लिए कहा। मार एक राक्षस का नाम है, मारा नहीं लिख दिया है। कभी पूछा जा सकता है कि मार, शालभंजिका, इन पे सवाल बनाए जा सकते हैं। बुद्ध ने धरती के आह्वान के बावजूद भी पृथ्वी की शुद्धता और शुद्धता को देखने के लिए बुलाया। बुद्ध के अनुयायियों को याद दिलाता है कि वे सभी पृथ्वी से उभरते हैं और अंततः पृथ्वी में भंग हो जाते हैं और इस प्रकार का जीवन अंतरण होता है। और ए और बी दोनों इस संदर्भ में सही हैं। क्या स्टेटमेंट सही है बताएं?
तो आपको बता दूं इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन सही है, राइट। अगले सवाल पे आते हैं 21 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? विक्रमशिला मठ, हेमकुंड गुरुद्वारा, उदयगिरी गुफाएं, महाराष्ट्र, अमरावती बौद्ध, आंध्र स्तूप। आसान सा सवाल, मात्र 30 सेकंड का सवाल, 30 सेकंड आपको समय दे रहा हूं। तो आंसर तो आप सीधी सी बात है कि सही है, तो अमरावती आंध्रा में है, गुंटूर जिला में है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि शौर्य एकेडमी के इस पीपीटी से ही यूपीएससी का एग्जाम बनेगा, नहीं, किसी से नहीं बनेगा। इसलिए अगर हमने चारों विकल्प रखे तो चारों के विकल्प के बारे में अगर आप जानते रहें तो क्या होगा, हो सकता है कोई नया विकल्प बनाए तो उसमें का एक विकल्प फंस जाए। जैसे विक्रमशिला मठ बिहार में है, हेमकुंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि चमोली उत्तराखंड में है। और उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है ना। अगले सवाल पे आते हैं, यानी आंसर हो गया 21 का डी। अगले सवाल पे आते हैं 22। बौद्ध प्रतीकों के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन कौन से सही हैं? चक्र सारनाथ में बुद्ध द्वारा पहले उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतिनिधित्व है, और कमल बुद्ध के जन्म का प्रतिनिधित्व है। खूब बुद्ध प्रतीकों पर हमने चर्चा की है। 30 सेकंड, 35 सेकंड आपके पास समय है, और फिर भी हमने जो घड़ी की सुई बता रही है कि 25 मिनट 40-45 मिनट में आपने लगभग 22-23 सवाल सही किए, तो अच्छी स्पीड है। आप विश्वास करें, इतना तो आप चाय पीने में लगा देते हैं, इसलिए ज़रूर क्वेश्चन आंसर सेशन में आया करें। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है, दोनों भी स्टेटमेंट सही है, और जिन लोगों ने सी लगाया उनका सही भी है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी, आप लोग ऐसे ही आंसर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 22 का सी। अगले सवाल पे आते हैं कि आपको बताऊं कि शाल भंजिका शब्द है, ये शाल भंजिका, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। शाल भंजिका शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि यह सांची स्तूप के द्वार को सजाने वाली एक पौराणिक महिला की छवि थी, जिसके बारे में माना जाता है कि उसका स्पर्श वृक्षों को फूलों से भर देता था। यह एक यक्षिणी की मूर्ति थी जिसकी प्रतिमा परखम में मिली थी। यह एक बौद्ध भिक्षुणी को संदर्भित करता है जिससे दुनिया त्याग दिया और उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त की, और इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा अलग विकल्प हमने सेट किया है। आपको बताऊं कि ए ऑप्शन सही है। फिलहाल जिसने ए लगाया वो सही है, मैंने थोड़ा कम समय दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आप जानते रहिए, शाल भंजिकाएं जो हैं वो सांसारिकता का प्रतीक हैं। तो अगर वृक्षों को फूलों से भर दिया जाए तो यह भी सांसारिकता ही हुई, है ना। और ये बड़ी उन्मुक्त अवस्थाओं में है, और माना जाता है कि जो बाहर की जो दुनिया है वो क्या है, ऐसी ही है, चमक दमक वाली है ना। और अंदर के जो बुद्ध की प्रतिमा है वो बड़ी शांत है, तो वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, और ये सांसारिकता का प्रतीक है। तो फिलहाल इस ऑप्शन में ए ऑप्शन सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24। इसके उस पे क्या कहते हैं कि सेकंड लास्ट है, और मैं फिर कहूंगा कि आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अभिधम्म जैन धर्म एवं जैन दर्शन शास्त्र की शिक्षाएं शामिल हैं, और खेराबाद नहीं, थेराबाद में बौद्ध धर्म में एल्डर्स के सिद्धांत को ने व्यक्तिगत निर्माण प्राप्त करने पर जोर दिया। थोड़ा सा स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं गलती है, लेकिन आप जानते रहिएगा कि इसमें कहा यह जा रहा है कि एल्डर्स सिद्धांत या वृद्ध भिक्षुओं के शिक्षाएं हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो क्या होगा, दोनों कथन को अब पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट 2 को, और 35 सेकंड आपके पास हैं, लगाएं।
आइए देखते हैं। अभिधम्म पिटक जैन धर्म का नहीं है, आप जानते हैं बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं हैं, तो कथन एक गलत हो जाएगा। और थेरावाद में बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षाएं हैं, ये सही हैं। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं केवल स्टेटमेंट बी, सेकंड ऑप्शन सही है। और लास्ट सवाल पे आते हैं आज के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जातक बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां और गहपति बौद्ध भिक्षुओं के समूह का मुखिया। बताएं। आसान सा सवाल है, देखते हैं। ये तो सही है, लेकिन गहपति परिवार का मुखिया होता था, इसलिए केवल 2, 25 का बी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और कल जो है हम लोग इसी आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन की बात करेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, धर्म का जो पार्ट है उसको हम लोग कल देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि अब सिविल सेवा के संदर्भ में किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और तब तक हमारी व्यस्तताएं हैं थोड़ी, अगली जनवरी फरवरी तक, है ना। आपको अगर हम कहीं अन्य भी प्लेटफॉर्म पे दिख गए तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो कमिटमेंट है, यहाँ कमिटमेंट क्या है, वहाँ कमिटमेंट करेंगे। लोगों का प्रेशर रहता है पढ़ाने के लिए। यहाँ तो अपनी ही संस्था है, तो अपने हर एक सेक्शन के लिए आपको मेहनत करने का, मेहनत करूँगा आपके साथ और आपसे भी करवाऊँगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो आप लोग अपने से और वादा करिए, सेल्फ कमिटेड होइए, निश्चित और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।